तो आपने अपने इर्द गिर्द चिड़िया, कौवों, कबूतरों और मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को हाई वोल्टेज तारों के ऊपर बैठे हुए देखा होगा और आप ये सोचते होंगे कि ये मरते क्यों नहीं हैं, इनको करंट क्यों नहीं लगता। क्या इन परिंदों की तरह हम भी अगर तारों से लटक जाएं तो हमें करंट लगेगा, नहीं लगेगा? बज़ाहिर सुनने में तो ये सवालात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन इनके जवाबात नहायत ही ज़्यादा आसान हैं। अगर एक परिंदे के दोनों पाँव या उसके दोनों पर या उसकी बॉडी एक ही फेज के साथ कांटेक्ट में हो, यानी कि एक ही तार के साथ जुड़े हुए हों, तो उस परिंदे को करंट नहीं लगेगा। उसकी क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट क्या होता है और एक तार में से करंट कैसे गुजरता है और करंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एक कंडक्टर दिखाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इस कंडक्टर को मैंने बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। जब आप इस कंडक्टर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और इसी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो होता है तो इस फिनोमिना को हम करंट कहते हैं। तो कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट लेते हैं। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कन्वेंशनली करंट किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, मैंने जो तार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की है उसको मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है। इस तार को हम फेज कहते हैं, यानी कि जिस तार का पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम फेज कहते हैं। और ये जो दूसरी तार है इसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर किया हुआ है और जो ब्लैक कलर की तार होती है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं या उसको लो वोल्टेज कहते हैं। तो इस केस में ये जो वायर है वो न्यूट्रल है। तो अगर एक कंडक्टर का सिरा फेज के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा कंडक्टर का सिरा न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है तो इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता तो चार्जेस मूव ना करते और करंट प्रोड्यूस ना होता। तो करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस करवाने के लिए जरूरी है कि उसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर एक कंडक्टर को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें से कितना करंट गुजरेगा। अब यहाँ पे मैंने कंडक्टर को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि आप कोई भी कंडक्टर लें, कॉपर हो या सिल्वर हो, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी कंडक्टर कितनी आसानी से अपने अंदर से करंट गुजरने को अलाउ करता है। अब यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको मैंने V बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और I उसमें से करंट गुजर रहा है। अब ये तीनों क्वांटिटीज एक ही इक्वेशन से आपस में रिलेटेड हैं और वो इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू IR। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है और ये आपने देखी भी होगी, इसको ओहम्स लॉ कहा जाता है। मैकेनिक्स के अंदर जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर V इज इक्वल टू IR ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपको ये इक्वेशन अप्लाई करना आ गई तो आप कोई भी सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसका क्या मतलब होगा कि यानी अगर आप कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे तो उसमें से गुजरने वाला करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
और साथ ही अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो करंट और रेजिस्टेंस ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसमें से गुजरने वाला करंट स्मॉल होगा। तो करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं प्रोवाइडेड दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं प्रोवाइडेड दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अब इसी चीज को जहन में रख के अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि अगर एक परिंदा हाई वोल्टेज तार के ऊपर बैठा हो तो उसमें से कितना करंट गुजरता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक परिंदा है जो कि इस तार के ऊपर बैठा हुआ है, और अब ये देखें कि इसके दोनों पाँवों के दरमियान जो फासला है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से क्या होगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क होगा वो बहुत ही कम होगा। तो अगर ये तार 11 केवी की हो तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10⁻⁹ वोल्ट होगा। और मैं सिंप्लिसिटी के लिए ज्यूम कर लेता हूं कि इस परिंदे की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओहम है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस का हमें पता चल गया, तो हम V = IR यानी कि ओहम्स लॉ लगा के इस परिंदे में से गुजरने वाला करंट मालूम कर सकते हैं। और इस परिंदे में से गुजरने वाला करंट है 10⁻⁻12 एम्पेयर। एक्सट्रीमली लो करंट, ये बहुत ही लो करंट है, इसलिए इस परिंदे को करंट महसूस नहीं होता या इसको जर्क महसूस नहीं होता और ये आराम से इस तार के ऊपर बैठा रहता है। अब अगर इस परिंदे में से बहुत कम करंट गुजर रहा है तो इस तार का जो सारा करंट है फिर वो कहां से गुजर रहा है, वो इस हिस्से से गुजर रहा है, क्योंकि इस हिस्से की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। तो आप ये देखें कि इस तार की जो लेंथ है यहाँ पे वो बहुत कम है, इसलिए इस छोटे से टुकड़े की जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी और इतने पोटेंशियल डिफरेंस में से भी उसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आपने एक फ्रेज सुना होगा कि करंट ऑलवेज फॉलो दी इजी पाथ। तो अब करंट यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये रास्ता है और एक ये सीधा रास्ता है। अब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस हिस्से की रेजिस्टेंस कम है, तो मैक्सिमम करंट इस हिस्से में से गुजर जाएगा और इस परिंदे में से बहुत कम करंट गुजरेगा। तो काफ़ी जगह पे ये लिखा होता है करंट ऑलवेज फॉलो दी इजी पाथ। तो सारा का सारा करंट जो है वो यहाँ से गुजर जाएगा और इस परिंदे में से बहुत ही कम करंट गुजरेगा, क्योंकि इस परिंदे की रेजिस्टेंस इस छोटे से टुकड़े की रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, परिंदे की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो परिंदे में से गुजरने वाला करंट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से परिंदे को फील नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं कि भाई क्लोज पाथ नहीं बन रहा, यानी कि करंट का रिटर्न पाथ नहीं है, जिसकी वजह से इस परिंदे को करंट नहीं लगता। ये गलत एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि क्लोज पाथ बन रहा है तो फेज में से करंट गुजर रहा है ना। अगर क्लोज पाथ ना बन रहा हो तो फेज में से कभी भी करंट नहीं गुजरेगा। तो क्लोज पाथ बन रहा है, इस तार में से करंट गुजर रहा है, लेकिन इस परिंदे में से जो करंट गुजर रहा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसके दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको आप मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का जो सबूत है वो मैथमेटिक्स से ही मिलता है। ये आपके पास तार है और इस तार के ऊपर ये परिंदा बैठा हुआ है, इस परिंदे को मैंने R2 रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है और ये वो करंट है जो इस फेज में से गुजर रहा है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि इस परिंदे में से कितना करंट गुजरा है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि परिंदे में से गुजरने वाला करंट किसके बराबर होगा, I यानी कि टोटल करंट, R1 / R1 + R2। अब इस परिंदे की जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो R1 + R2 ये अप्रोक्सीमेटली R2 के बराबर होगा, क्योंकि R2 जो रेजिस्टेंस है वो R1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो I2 किसके बराबर आ जाएगा, I R1 / R2। अब R2 रेजिस्टेंस R1 के मुकाबले में ज़्यादा है, तो अगर आप एक छोटी क्वांटिटी को एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करें तो रिजल्ट किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को अप्रोच कर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस परिंदे की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इस तार के मुकाबले में, जो कि असल में होती है, तो इस परिंदे में से
करंट नहीं गुजरेगा। बाहर से जो ट्रांसमिशन लाइंस गुजर रही होती हैं खंभों के ऊपर से, उसमें आपने देखा होगा कि कितनी लाइनें होती हैं, 3 लाइन होती हैं, यानी कि 3 फेज होते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने फेज दिखाए हुए हैं। सबकी जो पीक वोल्टेज है वो सेम होती है, लेकिन इन तारों के दरमियान अल्टरनेटिंग करंट का जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 होता है। और इस फेज डिफरेंस की वजह से इन तारों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कम से कम बात करूं तो वो 11,000 वोल्ट होगा, वैसे आमतौर पे इससे ज़्यादा ही होता है। तो अगर कोई परिंदा इन दोनों तारों को टच करे तो फिर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों तारें फेज हैं और इन दोनों के दरमियान 120 फेज डिफरेंस है। 120 फेज डिफरेंस की वजह से इन दोनों तारों के दरमियान बहुत लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये एक एक तार 11-11 केवी की है। तो मैं इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 11 केवी ही ले रहा हूं, लेकिन असल में जो इन दो तारों के दरमियान फेज डिफरेंस है वो 11 केवी से ज्यादा होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इन दो तारों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 11 केवी है। और उसी तरह हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस परिंदे की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओहम है। V = IR अगर हम रिलेशन इस्तेमाल करें तो इस परिंदे में से 11 एम्पेयर करंट गुजरेगा, ठीक है। और अगर पावर डेसिपेशन निकालूं तो पावर डेसिपेशन आप ये देख लें कि I²R 121 मल्टीप्लाई बाय 10³ वाट, यानी कि बहुत ही ज्यादा होगी। इतना ज्यादा हाई करंट गुजरने की वजह से ये परिंदा झुलस के रह जाएगा। मतलब कि पावर डेसिपेशन ही इतनी ज्यादा है कि सारी की सारी पावर हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये परिंदा जल जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े परिंदे होते हैं यानी कि चमगादड़ें या ईगल टाइप, तो वो उनके दोनों पाँव या उनके दोनों पर जो हैं वो दो तारों के साथ टच हो जाते हैं। जब दो तारों के साथ टच होते हैं तो उनके दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से उनमें से बहुत हाई करंट गुजरता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकते और वो मर जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक चमगादड़ मरी हुई दिखाई हुई है कि इसने दोनों तारों को टच किया, ये भी फेज था, ये भी फेज था, लेकिन इनके दरमियान 120 फेज डिफरेंस है। 120 फेज डिफरेंस होने की वजह से इनके दरमियान बहुत लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें से बहुत ज़्यादा हाई करंट गुजरा, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनके पर बहुत बड़े होते हैं, तो जब वो उड़ने लगते हैं तो उनका पर एक फेज के साथ टच होता है, दूसरा पर दूसरे फेज के साथ टच होता है और उनमें से हाई करंट गुजरता है, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत जो बड़े परिंदे होते हैं वो आपको अक्सर तारों से लटकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो उनमें से हाई करंट गुजरता है, वो दोनों फेज को टच कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर आप किसी एक तार के साथ लटक जाएं तो आपके साथ भी वही फिनोमिना होगा जो एक बर्ड के साथ हो रहा है, यानी कि आपके इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम होगा, आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप में से बहुत स्मॉल करंट गुजरेगा कि आपको फील ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलती से दो फेज को पकड़ लिया, एक हाथ से एक फेज को और दूसरे हाथ से दूसरे फेज को, तो बस फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। इतना हाई करंट आप में से गुजरेगा कि आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। या अगर आपने एक फेज को पकड़ा हुआ है, दूसरे आपके पाँव ग्राउंड के साथ टच हो रहे हैं, फिर भी आपको हाई करंट लगेगा, क्योंकि ग्राउंड का जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। फेज और ग्राउंड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और आप में से हाई करंट गुजरेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।